हेलो दोस्तों, RBWM का जो 9 नवंबर 2024 का एग्जामिनेशन हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे 9 नवंबर के एग्जामिनेशन में, आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आगे आने वाले RBWM एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल आएगा, चाहे आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट सैटरडे को हो या कभी भी हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपसे रिलेटेड था कि विच इज़ द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर फंड एसोसिएटेड फंड ट्रांसफ़र यूजिंग द *99# सर्विस एंड व्हाट इज़ द की फीचर एसोसिएटेड विथ इट। तो इससे रिलेटेड क्या की फीचर एसोसिएटेड है, ये आपसे पूछा गया था। आइए इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 10,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन और इसमें आपको एक OTP चाहिए फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। फिर बी कह रहा है 5,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन और इसमें एमपिन चाहिए। एमपिन होता है मोबाइल पिन फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। फिर कह रहा है 2,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन और ये केवल इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल है। और डी कह रहा है 1,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन और यहाँ पे कोई एमपिन नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, *99# जो सर्विस है वो एक USSD बेस्ड बैंकिंग सर्विस है। अब USSD क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो USSD बेस्ड बैंकिंग सर्विस है जो किसी भी बेसिक मोबाइल फ़ोन से चल सकती है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है? 5,000 की है एक ट्रांजैक्शन में। और दूसरी बात है कि एमपिन यानी मोबाइल पिन की मोबाइल पिन की ज़रूरत होती है जो कि एक सिक्योर पासवर्ड है फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। अगर आप *99# डायल करके किसी को 3,000 भेजना चाहते हैं तो आपको एमपिन डालना पड़ेगा पेमेंट ऑथराइज़ करने के लिए। अब पहले ऑप्शन 1 देखिए, 10,000 पर ट्रांजेक्शन कर रहा है, ये तो गलत है। 5,000 का लिमिट है। OTP चाहिए। फिर कर रहा है बी 5,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन, हाँ, और एमपिन भी चाहिए फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी कर रहा है 2,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन अवेलेबल ओनली फॉर इंट्रा बैंक। नहीं, 2,000 का नहीं है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे इंट्रा बैंक नहीं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन भी अलाउड है, मतलब कि 2 बैंकों के बीच का भी अलाउड है। यहाँ कर रहा है इंट्रा बैंक, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी कर रहा है कि 1,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन, नो एमपिन रिक्वायर्ड। नहीं, एमपिन जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, राइट। एमपिन जो है मोबाइल पिन बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था कि आप यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे तो उसके लिए सही फॉर्मूला क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब मैं बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि निकालना है तो जो आपको फुल वैल्यू कंसिडरेशन है उसमें से ट्रांसफ़र एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, राइट। तो जो भी आपका फुल वैल्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से आप यदि ट्रांसफ़र एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ये देख सकते हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेंस माइनस कर देंगे और उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कीजिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, वो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसमें ट्रांसफ़र एक्सपेंस है मान लीजिए 50,000, तो 50,000 उसमें से माइनस कर देंगे। 50K मान लीजिए ट्रांसफ़र एक्सपेंस है। उसके बाद मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्वायरिंग कॉस्ट है मान लीजिए 4 लाख, 4 लाख भी माइनस कर देंगे। और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है मान लीजिए 1 लाख, तो 1 लाख भी माइनस कर देंगे। तो आपको फाइनली यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4.5 लाख। इसको माइनस करके देखिए कितना मिलेगा, 4.5 लाख मिलेगा। तो यही हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से ट्रांसफ़र एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सब माइनस करना होता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच ट्रांसफ़र माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया क्यों इस सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, जिन लोगों का पेपर अगले सैटरडे या संडे को स्केड्यूल्ड है, यदि वो भी हमारे साथ क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं जो RBWM एग्जामिनेशन के बाद, तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लोग क्वेश्चन शेयर करेंगे तो उनको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे वो JIV का हो या CIV का हो, उनके लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, जो कि स्पेशल रहेगा, लगभग 60 से 70% से ऊपर रहेगा। तो जो लोग RBWM का एग्ज़ाम देने वाले हैं अपकमिंग सैटरडे संडे को और यदि पेपर शेयर करते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। चलिए कुछ क्वेश्चन आप ज़रूर शेयर करें ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में और भी लोगों को हेल्प मिले, किस प्रकार का सवाल आया वो जान पाएँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि होम लोन है 75 लाख का, तो आपसे पूछा गया है कि करंट मार्केट परसेंटेज क्या होगा और LTV वैल्यू क्या होगा इस मार्जिन के क्राइटेरिया के बेसिस पे।
तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में कह रहा है कि मार्जिन और एलटीवी का कंसेप्ट समझना जरूरी है। पहले मार्जिन होता क्या आप जानते हैं ना, मार्जिन यानी कि बोरोवर का अपना कंट्रीब्यूशन होता है जो लोन के लिए दिए जाते हैं, और एलटीवी होता है लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन का वो परसेंटेज जो प्रॉपर्टी के वैल्यू के अगेंस्ट दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि 75 मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ इस चीज़ को ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। जैसे मान लीजिए कि टोटल 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है, ठीक है, और मार्जिन मान लीजिए कि 20% है, 20% मार्जिन है, तो बोरोवर को अपना कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ेगा, 20 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। और एलटीवी क्या होता है, एलटीवी निकालना होता है तो लोन का जो अमाउंट है उसको नोमेटर में लिखेंगे और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, समझे। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू, लोन का अमाउंट कितना है यहाँ पे, तो एलटीवी निकालना आ गया ना आपको, लोन का अमाउंट अपन प्रॉपर्टी का वैल्यू इंटू 100, समझ में है दोस्तों। तो जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, तो लोन का अमाउंट यहाँ पे कितना है, आप देखिए लोन का अमाउंट यहाँ पे कितना है, तो लोन का अमाउंट है 80 लाख, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है 1 करोड़ इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 80% नहीं हो जाएगा, तो एलटीवी हो गया हमारा 80% और मार्जिन हो गया हमारा 20%, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, समझ में है दोस्तों। तो याद रखिएगा मार्जिन का सिंपल मतलब होता है बोरोवर का कंट्रीब्यूशन, और एलटीवी मतलब कि लोन अमाउंट अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 75 लाख के होम लोन पर 20% मार्जिन लगता है और एलटीवी जो है 80% होता है। तो यह कंसेप्ट आपको होम लोन डिसीजन हेल्प लेने में हेल्प करती है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हाउ इज़ द इनकम जनरेटेड इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट टैक्स अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्स लॉ। तो बहुत अच्छा सवाल है, बताइए क्या सही जवाब होगा। तो देखिए इंडियन टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है ओनली हाफ ऑफ द इनकम जनरेटेड इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इज टैक्सेबल, ये देखिए पहला ऑप्शन ये कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है ओनली इनकम रिमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑल इनकम जनरेटेड विद इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इज सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको अगले ऑप्शन पे ले चलता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इनकम जनरेटेड इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर इंडियन टैक्स लॉ। देखिए पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिए। इंडियन टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में इनकम जनरेट करता है उसकी पूरी इनकम टैक्सेबल होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में इनकम जनरेट करता है उसकी पूरी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, एक वो व्यक्ति जो इंडिया के टैक्स रेजिडेंसी रूल के अकॉर्डिंग इंडिया में नहीं है, मतलब भारत में नहीं है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इनकम का सोर्स अगर इंडिया है तो वह इनकम फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो इनकम इंडिया में रिटेन की जाए या आउटसाइड ले जाए। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको एग्जांपल सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, अब वो नॉन रेजिडेंट है, उसने 10 लाख रुपया जमा कर रहा है, चाहे वो पैसा इंडिया में ही रखा हुआ हो या फॉरेन बैंक में रखा हुआ हो, पूरा का पूरा 10 लाख टैक्सेबल होता है। तो हमने क्या देखा कि इसका सही जवाब क्या है, पता है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कि ऑल इनकम जनरेटेड विद इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया। तो देखिए सिर्फ आधा इनकम टैक्सेबल होगा, ऐसा कोई रूल है नहीं, पूरा इनकम टैक्सेबल होता है। ऑप्शन ए वही कर रहा है, हाफ ऑफ इनकम। ऑप्शन बी कर रहा है कि सिर्फ रेमिटेड इनकम टैक्सेबल होने का रूल गलत है, इंडिया में जनरेटेड इनकम टैक्सेबल होता है। ऑप्शन डी कर रहा है कि इनकम जनरेटेड इंडिया में नॉन रेजिडेंट एग्जेम्प्टेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा बात है कि नॉन रेजिडेंट की इंडिया में जनरेट की गई इनकम फुल्ली टैक्सेबल होती है। टैक्स रेजिडेंसी डिटरमाइन करने का रूल इंपॉर्टेंट है। अगर इनकम इंडिया में सोर्स की गई है तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, राइट। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है आइए समझते हैं। कि कहा जा रहा है कि यदि कोई टर्म डिपॉजिट है वो नॉन बिजनेस डे में मैच्योर होता है, जैसे सैटरडे को, संडे को या हॉलीडे को, तो बैंक कैसे इंटरेस्ट पेमेंट को हैंडल करे। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है ना, बैंक शुड पे इंटरेस्ट एट द रिड्यूस रेट ऑन द रिमेनिंग प्रिंसिपल फॉर द नॉन बिजनेस डे। तो रिड्यूस रेट पर इंटरेस्ट देने का कोई रूल नहीं है, ऑरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर ऑप्शन भी कर रहा है कि बैंक शुड पे इंटरेस्ट एट द ऑरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। हाँ, ये कुछ हद तक मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन सी कर रहा है बैंक शुड पे नो इंटरेस्ट फॉर द नॉन बिजनेस डे एट द टर्म हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। ऑप्शन डी कर रहा है बैंक शुड पे इंटरेस्ट एट द न्यू रेट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए पहले कंसेप्ट समझिए। जब भी कोई टर्म डिपॉजिट जो है ना वो नॉन बिजनेस डे पे मैच्योर होता है, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो या हॉलीडे हो, तो बैंक को ओरिजिनली, यहाँ पे ये वर्ड लिखा गया है ना, यहाँ देखिए, ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड रेट, राइट,
पर इंटरेस्ट रेट देना होता है। यह इंटरेस्ट तब दिया जाता है जब तक पेमेंट नेक्स्ट वर्किंग डे पे प्रोसेस ना हो जाए। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए एक डिपॉजिट जो है फ्राइडे को, सपोज एक डिपॉजिट जो है वो फ्राइडे को क्या हुआ, वो फ्राइडे को मैच्योर होना था, पर फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे हॉलीडे है। इस केस में बैंक फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे का भी इंटरेस्ट देगा एट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट। ठीक है, पेमेंट मंडे को प्रोसेस होगा तो मंडे तक का इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये बातें ध्यान रखनी है हमें। तो हम लोग ने क्या कंसेप्ट सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि नॉन बिजनेस डे पर मैच्योरिटी होने वाला टर्म डिपॉजिट पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, पेमेंट सक्सीडिंग वर्किंग डे पर प्रोसेस होता है और तब तक का इंटरेस्ट दिया जाता है। राइट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एफडी के परस्पेक्टिव में। राइट, अब हम लोग थोड़ा को लैंडिंग मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि को लैंडिंग मॉडल यानी कि CLM, यह मॉडल NBFC के साथ बैंक की पार्टनरशिप को लेकर है। और सवाल ये कर रहा है कि अंडर द को लैंडिंग मॉडल विथ NBFC व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सपोजर अ बैंक कैन हैव फॉर लोन सोर्स बाय NBFC दैट क्वालिफाई एज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस। तो मतलब सवाल ये है कि कितना एक्सपोजर एक बैंक का हो सकता है जो भी लोन NBFC ने सोर्स किया है जो कि PSL के अंदर आता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले कंसेप्ट समझ लिया जाए। देखिए CLM का मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। जो हमारा को लैंडिंग मॉडल होता है ना, तो को लैंडिंग मॉडल में बैंक और NBFC मिलकर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड नहीं होता। बैंक मैक्सिमम जो है 80% एक्सपोजर ले सकता है लोन अमाउंट का, और NBFC मिनिमम जो है 20% एक्सपोजर रखना पड़ेगा लोन अमाउंट का, यानी 80-20 का जो रेशियो है। क्या रूल है? 80-20 का रूल है। समझे? किसका रूल है? 80-20 का रूल है। तो ये 80-20 डिवीज़न इसलिए है ताकि NBFC भी अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करे। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि जस्ट सपोज दैट 1 करोड़ का लोन है जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए दिया गया है, तो बैंक उसमें से 80 लाख कंट्रीब्यूट कर सकता है और NBFC को कम से कम 20 लाख कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो यह मॉडल प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, MSME और अनडिजर्व सेक्टर में लोन रिस्क को इंप्रूव करने में मदद करती है। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है बैंक कैन है मैक्सिमम 100% एक्सपोजर टू द लोन, गलत है। मिनिमम मैक्सिमम एक्सपोजर 80% हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है द बैंक कैन है मैक्सिमम 80% एक्सपोजर टू लोन और NBFC रिटर्न मिनिमम 20% डायरेक्ट एक्सपोजर। यस, ये करेक्ट लग रहा है मुझे। ऑप्शन सी कह रहा है बैंक का 60% होगा और NBFC का 40% होगा। नहीं, 8-20 का रूल है। ठीक है, तो को लैंडिंग मॉडल में बैंक का एक्सपोजर मैक्सिमम 80% होता है और NBFC का मिनिमम 20% होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट को प्रायोरिटी सेक्टर तक पहुंचाना जहां ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। अगला सवाल है मिनिमम रिटर्न रिक्वायरमेंट से। ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल मॉर्टगेज RMBS। क्या बोलते हैं उसको? RMBS बोलते हैं। राइट, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सवाल है कि व्हाट इज द MRR फॉर द ऑरिजिनेटर इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ द लोन। तो पहला कह रहा है 10% ऑफ द बुक वैल्यू, फिर कह रहा है 20% ऑफ द बुक वैल्यू, 25%। तो RMBS के देखिए रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी में जो ऑरिजिनेटर होते हैं यूजुअली कौन होते हैं? या तो वो बैंक होंगे ऑरिजिनेटर, या तो बैंक होंगे या FIs होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे। उन्हें लोन पोर्टफोलियो का 5% रिटेन करना पड़ता है। कितना रिटेन करना पड़ता है? 5%। MRR का ये जो 5% रिक्वायरमेंट होता है, और यह चाहे लोन का मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी हो, हर केस में एप्लीकेबल है। इसका मेन पर्पज़ यह है कि ऑरिजिनेटर को भी कुछ रिस्क लेना पड़े ताकि वो अपने लोन का परफॉर्मेंस मॉनिटर करे और रिस्पॉन्सिबल रहे। तो मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ इसे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर 1 करोड़ का लोन है, ठीक है, और 1 करोड़ के लोन को सिक्योरिटाइज किया जाता है। तो ऑरिजिनेटर को उसका 5%, 1 करोड़ का 5% कितना होगा? 5 लाख। तो ऑरिजिनेटर को उसका 5 लाख जो है अपने पास रखना पड़ता है। तो ये जो 5 लाख का परसेंटेज है ऑरिजिनेटर के स्टेक होता है, जो इंश्योर करता है कि वो लोन परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड और अकाउंटेबल रहे। ठीक है, तो यह परसेंटेज ऑरिजिनेटर का स्टेक होता है। फ्रेंड्स, RBWM से रिलेटेड आपको किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए कि कैसे इसे एक्सेस किया जाए, क्योंकि हमारे पास फुल्ली फ्लेजेड पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जिसका लाभ उठा सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि जो रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी है उसमें MRR का 5% रिटेंशन रिक्वायरमेंट होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑरिजिनेटर का स्टेक बना रहे और वो लोन परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। MRR इंश्योर करता है कि ऑरिजिनेटर भी लोन के सक्सेस में डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो और रिस्की प्रैक्टिस को अवॉइड करे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार है, क्या कर रहा है देखते हैं। सवाल है कि आपको पता होगा मास्लो हायरार्की एक कंसेप्ट है, तो मास्लो हायरार्की के अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर इनमें से कौन सा बैंकिंग प्रोडक्ट एसोसिएटेड है। ठीक है, आप देखिए बहुत सारा सवाल है, कोर सर्विस, कोर सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड एंड क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, होम लोन एंड कोर सेविंग अकाउंट। आपके सामने 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिया। तो देखिए फिजियोलॉजिकल नीड मास्लो के हायरार्की का सबसे पहला और बेसिक लेवल होता है। यह वह नीड है जो इंसान की बेसिक सर्वाइवल और वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करें, आप ऑप्शन वाइज चलिए, तो देखिए कोर सेविंग अकाउंट, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एक सेफ प्लेस जहाँ लोग अपने पैसे रख सकते हैं, जो उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जो कर रहा है कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, यहाँ देखिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो यह भी प्रोवाइड करता है जो किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट के बाद फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। फिर होम लोन, देखिए होम लोन की बात करें तो ये जो होम लोन है वो इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि हर इंसान को अपने रूफ ओवर द हेड चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेविंग अकाउंट है जिसमें आप अपना पैसा सेफली रख सकते हैं, एक पर्सनल एक्सीडेंट का कवर है जो आपको एक्सीडेंट के केस में फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, और आपको होम लोन दिया गया है जो आपके घर को परचेज करने के लिए। तो ये तीनों प्रोडक्ट आपके बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं। तो हमने क्या देखा कि फिजियोलॉजिकल नीड में मास्लो के हायरार्की में बेसिक सर्वाइवल और सिक्योरिटी को रेफर करता है, कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट से पर, और फिर लास्टली फिर क्या कर रहा है अगला सवाल कर रहा है एनपीसीआई के रिगार्डिंग है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सवाल है कि जो एनपीसीआई है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिटेल पेमेंट को ऑपरेट करने के लिए, सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। वो किसने इस्टेब्लिश किया था? एनपीसीआई को इस्टेब्लिश कौन किया था? तो एनपीसीआई को याद रखिएगा रिजर्व बैंक और आईबीए ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एनपीसीआई के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा एक तो आरबीआई है और एक कौन है, आईबीए है। ठीक है, तो ये दोनों ने मिल के क्या बनाया, ये दोनों ने मिल के बनाया एनपीसीआई को। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यह एस्टैब्लिशमेंट पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर किया गया था। फिर CKYCR से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन ऑथराइज है कि वो किसी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्रीज को CKYCR बोलते हैं, उसके फंक्शन को मैनेज करे और परफॉर्म करे, और बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग KYC इन्फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज है वो मैनेज करने के लिए। फिर कर रहा है सरसई ऑथराइज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑथराइज है, या CBI ऑथराइज। सही जवाब इसका सरसई, ऑप्शन भी करेक्ट है। CKYCR को सरसई यानी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया मैनेज करती है। इसका काम है KYC इन्फॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करना, जिससे कि कस्टमर डेटा इजीली एक्सेसिबल हो सके और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने कस्टमर का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या कर रहा है, RBI बैंक मस्ट कैप्चर KYC इन्फॉर्मेशन फॉर शेयरिंग विथ RBI। नहीं, ऑप्शन भी सही है, CKYCR सही है। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो KYC इन्फॉर्मेशन कैप्चर करे और CKYCR के साथ शेयर करे। तो जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपको KYC डिटेल, आपका आधार प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो ETC मांगता है। तो ये इन्फॉर्मेशन CKYCR के थ्रू सेंट्रलाइज होता है, ताकि फ्यूचर में आपको बार बार अपनी डिटेल की जरूरत न देना पड़े। फिर कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट थ्रेशोल्ड एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए कितना है कि वो इनकम टैक्स पे करेगा इफ दे नॉट पे टैक्स इन अदर कंट्री। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट थ्रेशोल्ड फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडिया टू लायबल टू पे इनकम टैक्स इफ दे नॉट पे टैक्स इन अदर कंट्री? दैट इज नथिंग बट 2.5 लाख। तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से उससे ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, प्रोवाइडेड कि आप किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हैं। और अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला सवाल है कि एजुकेशन लोन है आपका 4 लाख से 7.5 लाख के बीच में, तो बोरोवर को क्या रिक्वायरमेंट होती है बिसाइड हैविंग अ को-बोरोवर के अलावा क्या रिक्वायरमेंट है? तो देखिए 4 से 7.5 लाख के एजुकेशन लोन में आपको थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत पड़ती है, तो जनरली आपके फैमिली मेम्बर या कोई ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है।
लेकिन अगर आपका लोन क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर कवर्ड है तो थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको एग्जैक्टली पढ़ना है कि क्या क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर कवर्ड है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो अगर आपका एजुकेशन लोन 5 लाख का है और आपके पास को बोरोवर है तो आपको थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत पड़ती है। और अगर आपका लोन क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर आता है तो आपको ये गारंटी नहीं देनी पड़ती। तो कह रहा है कि ओनली कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, सुटेबल थर्ड पार्टी गारंटी इज रिक्वायर्ड बट इट में बी वेव्ड ऑप्शन। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। ऐसे ही देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के सेट अवेलेबल है। हमारे चैनल पे लगभग 100 क्वेश्चन का सेट अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, कैसे आप बाकी क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करें। और मैं फिर से बता दूं कि जो लोग भी क्वेश्चन शेयर करेंगे मेरे साथ RBW में एग्जामिनेशन होने के बाद इस पार्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर, उन्हें मैं JIB और CIB कोर्स में स्पेशल कंसेशन प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।